नमस्कार, डिस्क्लोजर विद विनोद में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ डिस्क्लोज करेंगे डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया, जो प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अभिजीत जी, आपने ऑलमोस्ट डिस्ट्रिक्ट कठुआ में प्रचार किया, कैंपेन को मैनेज किया और आज मतदान है। जिस तरीके से मतदान चल रहा है, जैसे मतदान हुआ है, पोल प्रतिशत भी ठीक रहा है। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी को लेकर? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो अपने काम किए हैं पिछले 10 सालों से, उन्हीं कामों के बेस के ऊपर हमने जो लोगों के बीच में गए और लोगों का हर्षोल्लास देखकर, क्योंकि विनोद जी मैं अगर आपको बताऊं तो पिछले एटलीस्ट 10-12 दिनों से मैं रेगुलरली अपनी इसी बेल्ट में हूं। भले वो जसरोटा की जो कॉन्स्टिट्यूंसी जहां से मैं भी आता हूं, भले अपने गाँव की बात कर लूँ, या फिर मैं बसोली में जहाँ पर राजनाथ सिंह जी की रैली का भी एक कार्य था हमारे पास। उसके बाद जो मेरा बनी का इलाका है जिसमें लोहाई मल्हार वगैरह हो गए, इन सभी एरियो के अंदर जब हमने काम किया और काफ़ी काम किया इसके अंदर, और मुझे लगता है कि जो मैं लोगों का रिस्पांस देख रहा था, और पर्टिकुलरली जब हमने ग्राउंड में जाकर देखा, मैं विनोद जी बताऊं कि हम लोग जब बसोली के कुछ ऐसे एरियाज़ के अंदर थे जहां पर आपको बताऊं कि कितने सालों के बाद पहली बार सड़क पहुंची। और छोटे छोटे गांव के अंदर भी, मैंने एक गांव में हम गए और मेरे साथ हमारे डीडीसी चेयरमैन है कर्नल मान सिंह, वो भी मेरे साथ थे। वहाँ पर 2-2 पुल, छोटे छोटे जगहों पे 2-2 पुल गवर्नमेंट ने दिए हुए हैं। लोगों का वहीं से कहना था कि देखें, हमारे को जो कुछ भी दिखा और जो कुछ भी हमारे को मिला, इन्हीं पिछले 5-10 सालों के अंदर मिला। ये लोगों के वहाँ से रिस्पांस था। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमने वहाँ पर खासकर बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर जो हमने कार्यक्रम किए, जो हम ऐसी बस्तियों में जाके हमने कार्यक्रम किए, उस दिन हमने एक ही दिन में 8 से 10 कार्यक्रम किए थे। उन लोगों का जो प्यार मैंने देखा खासकर भारतीय जनता पार्टी के लिए, और कुछ तो ऐसे लोग थे जिनकी आंखों से आंसू छलक गए जब हमने उनसे मोदी जी की बात की। तो ये वो प्रैक्टिकल चीज़ें थी जो ग्राउंड में हमने देखी। जब आप ग्राउंड पे जाते हैं, ऐसे ऐसे जगह पर थे जहाँ पर कि मैंने लोगों के घर बनते हुए देखे, खुद के मैक्सिमम घर कंप्लीट हो चुके थे, कईयों के घर बन रहे थे। एक बुजुर्ग मिले, उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं ज़िंदगी में कभी अपना पक्का घर देखूंगा, लेकिन मोदी जी को आशीर्वाद और दुआएं देते उन्होंने कहा कि आज देखिए मेरा घर, और बड़ा अच्छा घर उन्होंने बनाया था। तो ये सब चीज़ें, लेकिन उनको ये भी कहना है कि आपके प्रत्याशी उनको नज़र नहीं आते हैं 10 सालों में। ये कहीं ना कहीं रिजाइनमेंट है पब्लिक के बीच में। देखिए, मुझे लगता है कि प्रैक्टिकली आपके काम होने चाहिए। मैं कहता हूँ ना, वो हिसाब हो गया कि एक इंसान अगर किसी के पास गया और उसने कहा जी कि हाँ मुझे कोई बीमारी हो गई, उसने कहा उसकी पीठ पे अगर जोर से थपथपाई, जाओ तुम ठीक हो जाओगे। और दूसरा वो कि जिसने उसको वहीं से कोई रिकमेंडेशन दी और किसी डॉक्टर के पास पहुंचाया और दवाई दी और वो ठीक हो गया, तो दोनों में फ़र्क होती हैं। जो बातें कर रहे हैं वो 30-30 साल से मुझे लगता है लोगों के बीच में ही थे, और 30 साल तक काम करने के बाद भी अगर लोगों के आगे गिड़गिड़ाना पड़े कि हमें जिता दो, तो मुझे लगता है उन्होंने काम नहीं किया। अब जो फारफ्लंग एरिया के पहाड़ी इलाकों के लोगों को एक उम्मीद रहती है कि वो सेना में भर्ती हो जाए, लेकिन ये अग्निपथ योजना जिसके तहत अग्निवीर की भर्ती हो रही है, क्या ये कोई इम्पैक्ट डाल पाएगी? देखिए, सबसे बड़ी बात ये आती है कि इस स्कीम को भी लेकर लोगों के अंदर जो भ्रम फैलाने की कोशिश की गई है, जो कीजे की गई है, मुझे लगता है किसी भी चीज़ के अंदर जब आपके अंदर जो आप को पोस्ट दी जा रही है, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि अग्निवीर की एक ऐसी योजना है कि पूरे हिंदुस्तान का जितना युवा है उसको कम से कम ज़रूर एक ना एक बार ट्रेनिंग लेनी चाहिए आदमी की। अब आप किसी भी देश को देख लीजिए, जिन देशों के ऊपर खासकर हमारे भारत की तरह आगे पीछे से दुश्मनों से घिरे हुए देश हैं, या इसके अंदर तो हर एक इंसान के लिए ज़रूरी है कि वो ट्रेनिंग ले। उसके अंदर से भी अगर आप देखें, जो लोग आगे हैं, मैक्सिमम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, और अच्छी बात है। मुझे लगता है इससे प्रैक्टिकली आप दी बेस्ट मटेरियल जो होता है वो हमारी भारत की सेना को मिलता है, और उतना ही जितनी पहले भर्ती हुआ करती उतनी ही आज भी भर्ती हो रही है। और बड़ी बात यह कि किसी ने अगर 2-4-5 साल अगर अपने लगाए हैं, उसके बाद उसकी पूरी जिंदगी सेफ, पूरी जिंदगी महफूज है। एक छोटी सी उम्र में एक भारी अमाउंट उसके पास होती है। उसके बाद मैं आज आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ, ये जो लोग भी आज आकर अग्निवीर के नाम पे लोगों को बरगलाते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुद इंडस्ट्रियल सेक्टर से आता हूँ। आज एम्प्लॉयमेंट का ये है कि जितने इंडस्ट्रीज वाले हैं, जितने लोग हैं, वो ढूंढते हैं कोई अग्निवीर से निकला हुआ मिल जाए हमारे को। निकलते ही वो कहाँ पर जो उसमें से पीछे बच जाते हैं, मैक्सिमम तो एब्जॉर्ब हो जाते हैं रेगुलर आर्मी के अंदर। 25% जो बहुत बड़ा एक काउंट होता है, बहुत बड़ा काउंट होता है। जो पीछे रह जाते हैं, एक तो भारी अमाउंट उनके पास होती है, 20 या 25 साल की उम्र के अंदर एक भारी अमाउंट उनके पास रहती है। उसके बाद उनकी डिमांड देखिएगा विनोद जी, अगर 10 लड़के अप्लाई कर रहे हैं, उसमें अगर एक भी अग्निवीर है तो उसी को नौकरी मिलेगी, 9 के चांस नहीं होते जी। मुझे लगता है ये भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस की तरफ से, और कांग्रेस ने जिस तरह की भ्रम और भी फैलाया जा रहा है कि आपकी पार्टी पिछड़ा, दलित और आदिवासी, पीडीए, एक नया शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है। विनोद जी, मुझे बताएं, इस देश की, आज़ाद हिंदुस्तान की पहली राष्ट्रपति अगर कोई बनी तो किसने बनवाई?
इनसे ज़रा ये सवाल जरूर जिनको पूछिएगा। राम मंदिर में आमंत्रित नहीं किया गया। मुझे एक बात बताएं, जो वो वाली बात अगर आती है, उसके अंदर तो और भी बड़े थे जो वहां पर बैठे हुए थे। तो आप एक इंसान को किस तरह से देखना चाहते हैं और हमेशा इनको बरगलाने की आप कोशिश करते हो। मान लेते बड़ी बात मुझे मान लेते बताएं, हैं। ये जो खासकर दलितों का नाम लेते हैं और एससीज और एसटी का नाम लेते हैं, मैं पूरे पिछड़े वर्ग का नाम लेते हैं, ओबीसी भी को बीच में ओबीसी को भी अभी हक हम ही दिलवा रहे हैं। इन्होंने आज तक, इनको आज ओबीसी की अचानक याद आ गई। जिस देश का प्रधानमंत्री खुद एक ओबीसी और कहता है, सर प्रधानमंत्री जो सबसे बड़े ओबीसी हैं उनको आज ओबीसी का कष्ट होना शुरू हो गया है, ये बोल रहे हैं, ये वाले अपोजिशन वाले बात कर रहे हैं। एससी एसटी की बात तो मैंने 1164 नंबर के जब जीएडी का ऑर्डर निकालकर मैंने इनको दिखाया था तो उनके पास कुछ कहने के लिए नहीं था। ये एससी एसटी छोड़िए, ये किसी के सगे नहीं है, ये किसी के नहीं है, ये केवल और केवल हैं तो अपने उसी गांधी परिवार के, और ये किसी के हो नहीं सकते। इस देश ने अगर इतनी उत्पीड़ना सही है, इसी कांग्रेस के कारण से। ये देखें, बड़ा महत्वपूर्ण सा इस समय है। ये जो समय है, इस समय हर इंसान को ये सोचना पड़ेगा कि 50-60 साल से इन्होंने आपको क्या दिया और 5-10 साल से मोदी जी ने, मोदी जी की सरकार ने क्या दिया। आज आपके सामने है सब कुछ, कहने की जरूरत नहीं है, आंकड़े उठाकर देख लीजिए। कल आईएमएफ की मीटिंग में देख लीजिए, भारत की इकोनॉमी सबसे स्ट्रांग बता रहे हैं। आपके सामने हर एक चीज हो रही है, ये दुनिया बोल रही है आज भारत कहां पर पहुंच गया हुआ है। इनके पास सिवाय बातों के कुछ नहीं है। और किसके साथ आप किसका कंपैरिजन करने जा रहे हैं, ये तो देखिए। कहां पर मोदी जी और कहां, जिनको पता ही नहीं है कि पहले तो ये बनाएंगे किसको, दूसरा इनको पता है ये 40 की दौड़ में, हम 400 की दौड़ में। तो दोनों में फर्क सबके सामने है। लोगों का काम किया हुआ, और इस बारी मैं आपको बताऊं, पिछले 10-12 दिन से, वैसे तो लोगों के बीच में हम जाते हैं, लेकिन 10-12 दिनों से जो प्रैक्टिकली हमने एक एक गांव घूमकर देखा है, विकास आपको हर गांव में नजर आता है। हर गांव में आपको विकास नजर आता है। ये अभिजीत जी, अगर विकास ही के नाम पे आपने वोट मांगना है तो फिर आप ध्रुवीकरण की राजनीति क्यों करते हैं? आप क्यों मंदिर मस्जिद गीता कुरान क्यों करते हैं? आप क्यों करते हैं 370? आप ट्रिपल तलाक की बात क्यों करते हैं? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की बात क्यों करते हैं? विनोद जी, मुझे एक बात बताएं, क्या ये जो चीज़ें हैं ये ज़रूरी नहीं है? तरक्की भी अपनी जगह पर ज़रूरी है। क्या 500 पहले जो आपकी देश की आस्था के ऊपर जो प्रहार किया गया था मंगोलों के द्वारा, मेरे देश का कोई भी इंसान मंगोल नहीं है। जो मंगोल, जो तुर्क, जो लुटेरे हमारे देश में आए थे, जिन्होंने लूट खसूट के चलते यहाँ पर मंदिरों को ध्वस्त किया और हमारी आस्था का प्रतीक रामलला का जन्म स्थान, उसे जब ध्वस्त कर दिया, ऐसी चीज़ को जब, हमारी खोई हुई अजमत, खोई हुई इज्जत को जब वापस लौटाया गया, तो इसमें किसके पेट में दर्द हो रहा है? अगर कांग्रेसियों के पेट में दर्द हो रहा है, या इनका जो प्रत्याशी है वहां से, उसके अगर पेट में दर्द हो रहा है, तो उसके पेट दर्द का इलाज कोई नहीं कर सकता है। इनकी तो ये हालत थी कांग्रेसियों की कि रामलला के जो टेंट के अंदर जब 500 साल रामलला रहे हैं, वो टेंट के भी, अगर आपने टेंट ऊपर से तंबू अगर लीक करता था, अगर उसका कपड़ा बदलना होता था तो ये कोर्ट से नोटिस भेज देते थे। ये तो कांग्रेसियों का हाल था। ताले भी तो इन्होंने खुलवाए हैं, आप क्यों भूल जाते हैं इन बातों को लेकर? अरे मेरे को एक बात बताएं, जिस तरह से जब ये एजिटेशन, जिस तरह से सब कुछ हुआ, उसके बाद कांग्रेस ने जो किया वो आपके सामने ही है। हमें वो सब कार सेवकों के बलिदान का हमें भली भांति पता है। कितने लोग थे जो गए वापस नहीं लौटे, जिनका पता ही नहीं चला। आज उन सब लोगों की आत्मा को जब श्रद्धांजलि दी गई, आज सब उनके जो प्राणों की आहुति थी वो व्यर्थ नहीं गई। आज रामलला अगर अपने वहां पर विराजमान, और देखिए, मैं कहता हूं कुदरत का भी आप देखिए कि पूरी कुदरत, पूरी कायनात किस तरह से खुश है कि कल रामनवमी के दिन जो है रामलला की मूर्ति पे सूर्य तिलक का अभिषेक हुआ। ये कुदरत भी यही चाहती है, भगवान भी यही चाहता है। तो आप लोग कुछ चीजें आप भी चाहते हैं, कुदरत नहीं चाहती है। अगर कुदरत चाहती होती तो आप मंदिर का पूर्ण निर्माण होने देते। अधूरे निर्माण के बीच में आप रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो फिर लोग तो सवाल उठाएंगे, लोग कहेंगे कि ये वोट बैंक की राजनीति है। ठीक चुनाव से पहले प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है रामलला की, जो आराध्य हैं। मुझे एक बात बताएं, राम मंदिर आपने अच्छे से देखा, एटलीस्ट वो स्थान आपने देखा जहां पर रामलला विराजमान है, उसमें मुझे बताएं कहां पर अधूरा आपको नजर आया? रही बात वो जगह पूरे के पूरे आप उसकी बात करोगे तो वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसको तो बहुत समय अभी लगना है, वो तो हो ही रहा है हर एक चीज को। लेकिन रामलला का जब मंदिर बन के तैयार हो गया, और सबसे बड़ी बात है, जिस दिन को उस प्राण प्रतिष्ठा के लिए चुना गया वो दिन सदियों बाद आता है। इस चीज को वो मूर्ख क्यों नहीं समझते हैं? अगर वो समझें, सनातन को समझें, हमारी भावनाओं को समझे, तो समझेंगे कि वो दिन क्यों चुना गया था। वो दिन सदियों के बाद आया था, तभी वो चुना गया था। तभी देखिए स्वयं सूर्य भगवान आज अभिषेक कर रहे हैं। ये सब चीजें हैं जिनको इसके बारे में नहीं समझना, जो बेचारे खुद कंफ्यूज हैं कि वो है क्या है, क्या वो हिंदू है भी कि है या नहीं है, या वो चुनावी हिंदू हैं।
या वो कब हिंदू बन जाते हैं, कब क्या बन जाते हैं, ऐसे लोगों से कम हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हमारा सर्टिफिकेट देने के लिए स्वयं सूर्य देव ने हमें सर्टिफिकेट दे दिया और हमें लगता है पूरी की पूरी कायनात, पूरी कुदरत आज हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, इस देश के लोगों के साथ है। आप कह रहे हैं कि 400 पार होगा, 2024 में आपकी दोबारा सरकार आने वाली है, फिर ये आनन फानन में क्यों फैसले लिए गए? सीएए का भी फैसला और निर्माण अधीन मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा, देखिए डर है किसी एंगल से, किसी एंड से आपको डर लग रहा है? देखिए, पहले तो मैंने आपको मंदिर का पूरा बता दिया, आपको मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। रही बात सीए की, मुझे लगता है सीए का सवाल उनसे पूछिए, उन हमारे सिख भाइयों से पूछिए, जब अफगानिस्तान में उनका उत्पीड़न हुआ तो उनके पास दूसरा कौन सा देश था जिसकी तरफ वो देखते? क्या पाकिस्तान उन्हें संभालता, जहां पर आज भी सिख सेफ नहीं है, यहाँ कहीं और जाते हैं? उन्होंने अपने देश की तरफ ही देखना था। पाकिस्तान जैसा मुल्क जहां पर 23% दलितों को जिन्ना ने अपने षड्यंत्रों के चलते वहां रोक दिया था कि मेरा पाकिस्तान साफ कौन करेगा, और वो 23% से सिर्फ 2.3% पीछे रह गए। अगर वो 2.3% भी आज अगर किसी और देश की तरफ देखेंगे तो अपने इस देश की तरफ देखेंगे। तो मुझे लगता है इस चीज को लेकर जो लोग भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं वो तो इंसानियत के दुश्मन तो हैं ही हैं, वो माइनॉरिटीज के भी सबसे बड़े दुश्मन हैं विनोद जी। ये चीज सोचने वाली है कि जब हमारे सिख भाई अफगानिस्तान से लौटे थे, उसके बाद जो 5 गुरु प्रकाश थे वो भी हम वापस हिंदुस्तान में लेकर आए। और सबसे बड़ी बात है, हमारे नेताओं में ओढ़ लगी थी कि मैं गुरु प्रकाश अपने शीश पे उठाऊंगा, दूसरा कहता मैं उठा। ये इज्जत है हमारी, हमारे लोगों के लिए, ये प्रेम है हमारा उन सब लोगों के लिए। और ऐसे लोग जब अपने मुल्क की तरफ देखेंगे, अगर कहीं पर आज जगह न मिले तो मैं तो अपने घर की तरफ ही देखूंगा ना, किसकी तरफ देखूंगा? तो मुझे लगता है इन सब का घर है हिंदुस्तान। और जो खासकर अपने रिलीजन की वजह से, अपने धर्म विशेष की वजह से जिनकी उत्पीड़ना होती है, उसको हमेशा अपने पास, अपने यहाँ शरण देना, ये भारत का हमेशा से इतिहास रहा है और बड़ा गौरवशाली हमारा इतिहास है। हमारी शरण में जो आया हमने उसको जरूर अपने पास। अगर आप विकास के नाम पर ही इलेक्शन लड़ना जा रहे हैं तो नितिन गडकरी सबसे अच्छे परफॉर्मर मिनिस्टर माने जाता है, आप मानते हैं उनको? जी बिल्कुल, बढ़िया परफॉर्मर जी। उन्होंने कहा था कि मैं प्रचार नहीं करूंगा, लेकिन आज उनकी पत्नी भी प्रचार कर रही है, बेटे भी प्रचार कर रहे हैं। तो अच्छी बात है, पूरे में देखिए अच्छी बात है ना। उन्होंने कहा कि मैं काम पे, मुझे पता है कि वोट मुझे मिलेंगे। देखिए बड़ी अच्छी बात है, काम भी करना है और प्रचार करना क्यों नहीं? मुझे बताएं, प्रचार क्यों नहीं करोगे? लोग मुझे कहते हैं जी आप क्यों मोदी जी का नाम लेते हो, आप क्यों विकास की बात करते हो? हमने कर दिखाया तो बात करेंगे। इनसे पूछिए कांग्रेसियों से, 60 साल में इनके पास ऐसी कौन सी चीज है जिसको ये लेकर लोगों के बीच में जा सके? पूछे जरा इनसे, ऐसी कौन सी चीज है जिसको ये लेकर लोगों के बीच में जा सकते हैं? ऐसी कोई चीज नहीं है इनके पास। हमारे पास 10 सालों में इतना कुछ है लोगों के बीच में लेकर जाने के लिए कि आपके सामने ही हम चीज़, हम आंकड़ों पे बात करते हैं विनोद जी, हम इनकी तरह हवा में बात नहीं करते हैं। 25 करोड़ की अगर हम गरीबों की बात करते हैं, जो आज गरीबी रेखा से 80 करोड़ की बात नहीं करेंगे जिनको मुफ्त राशन दे रहे हैं। तो विनोद जी किसके पेट में दर्द हो रहा है? अगर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है तो कांग्रेसियों के पेट में क्यों दर्द हो रहा है जी? क्या उनको आत्मनिर्भर बना रहे हैं कि बैठ के खाने की आदत डाल रहे हैं? अरे और बड़े चीजें, अगर किसी को अगर किसी के अंदर सामर्थ्य है और अगर वो बेचारा अगर उसको मुफ्त राशन मिल जाता है तो किसको, मुझे बताएं। आप रेलवे स्टेशन पे जाते हैं या एयरपोर्ट पे जाते हैं, आपका खुद का डाटा अच्छा भला चलता होता है, लेकिन वहां पर फ्री का डाटा होता है तो आप अपना ऑफ करके अगर फ्री का डाटा यूज कर लेते हैं तो उसमें बताएं किसको इतराज होता है? अगर किसी को सहूलत चाहिए, अगर वो कर लेना चाहता है तो उसमें क्यों हर्ज होना चाहिए? मुझे लगता है कम से कम ऐसे ही 2 यूनिट अगर केजरीवाल फ्री देते तो आपको दिक्कत होती है। सबसे ज्यादा पेट में दर्द बीजेपी के नेताओं को होती है। 2 यूनिट का जो आप बोल रहे हो, जितने यूनिट का, उसका यूनिट का खमियाजा बाकी लोगों को तो नहीं भुगतना चाहिए कम से कम जी। आज अगर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है तो क्या उसके राशन का भार दूसरों पर पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है ना। लेकिन ये जो स्कीमें बनाई है खासकर अरविंद केजरीवाल ने, वो तो उन्हीं लोगों से लेकर तो उन्हीं लोगों के बीच में बांटने की बात की हुई है। इनकी कम से कम अगर प्रैक्टिकल ये चीजें होती तो आज कम से कम लोग तो उनके साथ होते। और इनकी अगर आप उन पार्टी की बात करते हो, अगर इन्होंने जो हालत और जो लूट खसूट मचा कर रखी है, इन लोगों की किस नीयत के ऊपर आप यकीन करेगा? देश यकीन नहीं करता इनके ऊपर। आपने इलेक्टोरल बॉन्ड का एक प्रोविजन बनाया, स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने बनाया और उसके बाद कोर्ट ने उसको सिरे से खारिज कर दिया। आज भी प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इस पर पुनर्विचार किया जाएगा। देखिए मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें जो की गई थी इसलिए की गई थी क्योंकि जो पार्टी फंडिंग है कहीं ना कहीं तो अकाउंटेबिलिटी हो उस चीज़ों की। नहीं तो कांग्रेस के समय पर कितना पैसा, कितना इन लोगों ने लिया, वो कहाँ गया किसी को पता चला? और बड़ी बात सबको बताना चाहता हूँ, वो कांग्रेस पर भी नहीं लगा, वो कांग्रेस के चंद परिवारों पर लगा।
लोगों ने तो सब कुछ किया। बाकी पार्टी पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग जरूर लॉन्च करते हैं, लेकिन उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अगर आपने 1 रुपया भी लिया है, उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए जो आपके सामने है। आज अगर कर दिखा रहे हैं तो उसमें क्या गलत है? और कम से कम परसेंटेज निकाल लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की कितनी परसेंटेज है और इंडिया अलायंस की कितनी परसेंटेज है। दोनों के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। तो सब ने जिन्होंने ये कर दिखाया, और सबसे बड़ी बात है राहुल गांधी जी तो टोटली अगेंस्ट थे इलेक्टोरल बॉन्ड के, तो फिर इन्होंने क्यों लिया? या तो राहुल गांधी की कांग्रेस नहीं सुनती है, या फिर कांग्रेस राहुल गांधी की नहीं सुनती। तो दोनों में कहीं ना कहीं मतभेद तो है ये दोनों चीजों के अंदर। जो सनातन धर्म का विरोध करते हैं उनको आप क्या कहेंगे? मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र आए दिन इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं। देखिए विनोद जी, जब हमारा आखिरी समय आता, जाना तो सभी ने इस दुनिया में, इसमें कोई भी नहीं है दुनिया में जो अमर होकर आया हो, तो हमारे यहाँ पर राम नाम सत्य बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि जब कोई सनातन का विरोध करेगा, अगर वो हिंदू धर्म से है, अगर वो एक्सीडेंटल हिंदू नहीं है या पॉलिटिकल हिंदू नहीं है, तो वो जो राम नाम की सत्य की स्टेटमेंट है सिर्फ लोग ही कहते रहेंगे, सत्य में हो नहीं पाएगा। तो मुझे लगता है कम से कम अपने सनातन के ऊपर जिन, लेकिन कांग्रेस ये आरोप लगाती है आप पर कि जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड की तरफ से पैसा आया है उसमें बीफ कंपनियों ने भी आपको पैसे दिए हैं। देखिए ये तो ये आरोप लगाते हैं वो। देखिए वो नाम पढ़ के बताते हैं। आरोप प्रति आरोप की बात है। मुझे लगता है ये आरोपों की बात आरोपों की आरोपों तक रहने देनी चाहिए। जिनको खुद के अपने धर्म विशेष का ना पता हो, वो जब इस तरह की बात करते हैं, जैसे इंडिया अलायंस के आज बैठे हुए हैं जिसके साथ ये सब कुछ मिला, उनके लोगों ने हमारे जम्मू कश्मीर में क्या क्या किया था वो भी आपको अच्छी तरह से पता। तो ऐसी पार्टी के ऊपर मैं कोई कटाक्ष भी नहीं करना चाहता। शंकराचार्य नहीं आते हैं प्राण प्रतिष्ठा में? मुझे लगता जी उसकी क्लैरिफिकेशन उन्होंने अच्छी भली सबको दे दी थी। इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं थी। उन्होंने अच्छी भला कहा था कि सब के सब इसको वेलकम करते हैं, कोई आए या जिस तरह से भी रहा। उन्होंने वो पूजनीय हैं, उन्होंने जैसी क्लैरिफिकेशन दी वो लोगों के बीच में ही है। जी, लेकिन मंदिर को भी खूब इस्तेमाल किया जा रहा है प्रचार में। देखिए मैं और आपने ट्रेनें लगा करके दर्शन भी करवाए हैं लोगों को। मुझे लगता है हर एक इंसान का हक है, जो बेचारा नहीं जा सकता था उसे जरूर जाना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? अगर आज स्वयं भगवान सूर्य देवता वहां पर आके आपकी इस किए हुए कार्य के को आशीर्वाद दे रहे हैं, तो सबका हक बनता है और सबका मन करता है जाने के लिए। अगर सब लोग पहुंचे हैं उसमें, अगर कोई हम योगदान कर सके, तो हमें लगता है कि हमने एक अच्छा पुण्य कमाया। कांग्रेस वाले भी पुण्य कमा लेते, वो भी कोई एक आधी ट्रेन भेज लेते। कांग्रेस का आरोप है कि आपने उनके 15 मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अपनी पार्टी में शामिल करवा लिए, सिर्फ और सिर्फ फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन। वो कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन मतलब ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, आईबी। देखिए 90 से ज़्यादा सरकारें कांग्रेस ने गिराई, जिसमें 50 से ज़्यादा केवल इंदिरा गांधी जी ने गिराई। 1980 की इमरजेंसी कांग्रेस ने लगाई। और अगर आज कुछ लोग देखिए, एट द एंड ऑफ द डे हम सब के सब दो लोग हैं वो पैट्रियोटिक है। सबके लिए देश सर्वप्रथम आता है, सिवाय कांग्रेस वालों को छोड़कर। जिसके लिए देश सर्वप्रथम है, भले फिर वो मुख्यमंत्री है या कहीं भी किसी पोस्ट के ऊपर, अगर वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ, यानी कि जो अपनी मूलता उसकी विचारधारा है, यानी कि जिसमें वो जन्मा है, उस देश के लिए अगर उसकी विचारधारा है, अगर वो किसी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आता है तो बड़ी अच्छी बात है। कांग्रेस को कहीं ना कहीं अपनी विचारधारा में बदलाव लाना पड़ेगा। मुझे लगता है कांग्रेस को भी सर्वप्रथम देश, सर्वप्रथम गांधी परिवार नहीं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये परिवारवाद की राजनीति से जब तक कांग्रेस ऊपर नहीं उभरेगी, कांग्रेस का दिन ब दिन पतन होता जाएगा। हम भी चाहते हैं एक अच्छी अपोजिशन हो, हेल्दी अपोजिशन हो, लेकिन करें क्या? कांग्रेस ने तो बीड़ा उठा लिया है देश को क्षति पहुंचाने का। तो मुझे लगता है जब आप देश के खिलाफ हो जाएं, तो फिर कहते हैं जब बाड़ी खेत को खाना शुरू हो जाए तो उस खेत का क्या होगा। आज देश के लोगों को कांग्रेस की नीति और नीयत दोनों पे शक है। इसीलिए भले ही अपने मैनिफेस्टो में जितना मर्जी झूठ लिखे, ये तीसरा झूठ का पटारा है जो कांग्रेस लोगों के बीच में लेकर आई है। इन्हें पता, पहले 2 भी रद्दी के ढेर में गए, तीसरा भी रद्दी के ढेर में जाएगा। कांग्रेस की फ्रस्ट्रेशन का कारण है कि मोदी जी ने, मोदी सरकार ने कोई चीज पीछे छोड़ी नहीं है। किस पे बात करोगे? बिजली पानी पे आप बात नहीं कर सकते। एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, रिकॉर्ड एम्प्लॉयमेंट दी गई है लोगों को। गरीबी रेखा से 25 करोड़ लोग ऊपर उठ के आ गए। आप 11वीं आर्थिक शक्ति से उठकर आप जब 5वीं बन गए हो, आने वाले समय में तीसरी, जो आईएमएफ वाले बोल रहे हैं। आज आपके सामने देश हर जगह तरक्की कर रहा है। कांग्रेस ने सपेरों का देश बनाया था, हमने वैक्सीन का देश बनाकर लोगों को दिखाया। अपने पासपोर्ट की वैल्यू देखिए, अब जहां जाते हिंदुस्तान से आया लोग आपको वेलकम करते हैं। ये हाइड्रोक्लोरोक्विन देने वाला देश है, ना कि सपेरों का देश है। जब देश तरक्की कर रहा है, सब कुछ तरक्की कर रहा है, आज कांग्रेस के पास, बेचारों के पास मुद्दा ही कोई नहीं है। नहीं, उनके पास मुद्दा है। वो कह रहे हैं कि 400 पार इसलिए मांग रहे हैं कि संविधान के प्रियम्बल से सेकुलर वर्ड उठा देंगे। देखिए मुझे लगता है सीडो सेकुलरिज्म जो कांग्रेस का
वर्ड है, कम से कम हम कांग्रेस की तरह सीडो सेकुलर नहीं जी। है। जब जरूरत पड़ी तब सेकुलर हो गए, जब जरूरत पड़ी तब दूसरी तरफ चले गए। हम उनकी तरह ली, हमें पता है सेकुलरिज्म की क्या परिभाषा है और इस परिभाषा को हमने पूरी तरह से इंटैक्ट रखा हुआ है। ये सेकुलरिज्म ही है कि इस देश के अंदर आज हिंदू भी सेफ है, मुस्लिम भी सेफ है, सिख भी सेफ है, ईसाई भी सेफ है। आज अगर आपकी वंदे भारत बैठी है, उसमें कहीं बोर्ड नहीं लगा कि केवल हिंदू जा सकते हैं। एम्स अगर बने उसके बाहर बोर्ड नहीं लगा हुआ कि इसमें मुस्लिम का जाना निषेध है। या IIT IIM के अंदर केवल हिंदुओं के बच्चे पढ़ेंगे। सेकुलरिज्म को तो सही परिभाषा अभी मिली है, वरना आपने ऐसे ऐसे कानून लाए थे जिसके अंदर तो आपने इंटेंशनली हिंदुओं का उत्पीड़न लेकिन किया था। कांग्रेस ये कहती है कि अल्पसंख्यक समुदाय भयभीत है, डरा हुआ है, और वो भाजपा से डरा हुआ है, भाजपा की नीतियों से डरा हुआ है। विनोद जी, जितना सेफ आज अल्पसंख्यक समुदाय हिंदुस्तान के अंदर है उतना कोई भी नहीं होगा। और 25 करोड़ की जब मैं बात करता हूं, उसमें मेजॉरिटी अल्पसंख्यकों की है जो उभर कर गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। तो मुझे लगता है ऐसी बातों से जो करते हैं वो नीति आयोग का डाटा उठाकर देख ले, और नीति आयोग के डाटे को कम से कम वैसे कंपैरिजन कर ले कि कितने इसमें अल्पसंख्यक थे, कितने दूसरे बहुसंख्यक इसमें लोग थे, उसका कंपैरिजन करके देख ले। खुद दूध का दूध, पानी का पानी, और कांग्रेस की बंद आंखें खुल जाएंगी। आपके बड़े नेता क्यों बार बार कहते हैं कि 400 से ज़्यादा सीटें चाहिए, बड़ा बदलाव करना है? इंटेंशन क्या है, मानसिकता क्या है पीछे? देखिए, मुझे लगता है इंटेंसिटी यही है कि जब भारतीय जनता पार्टी दिन ब दिन मजबूत हो रही है, हम लोगों के काम कर रहे हैं, लोग हमें वोट डाल रहे हैं, तो हमें पता है हम अपने कार्य, अपने काम के ऊपर, देश के जो हमने तरक्की कराई उसके ऊपर वोट मांग रहे हैं। हम 400 की दौड़ में है, कांग्रेस 40 की दौड़ में, दोनों का फर्क आपके सामने है। जी, लेकिन क्यों ऐसा लगता है उनको? देखिए, उनका लगना, उनको जैसा लगता है ये तो आप उन्हीं से जान सकते हैं कि उनके अंदर वो ऐसा क्यों लग रहा है उनको। अगर पार्टी तरक्की कर रही है, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, कांग्रेस अगर पीछे जा रही है, तो कांग्रेस को अपने यहाँ पर आत्मचिंतन करने की जरूरत है, उनको बैठकर विचार विमर्श करने की। क्योंकि देखें, खासकर 2014 के बाद पॉलिटिक्स के जो स्टैंडर्ड है वो बहुत ऊंचे हो चुके हैं। आज अगर आपको वो बेंचमार्क अगर आपको अचीव करना है, तो आपको सबसे पहले एक साफ सुथरा छवि वाला, आपको एक ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जिसने हर चीज़ भी देखी हो, जिसने गरीबी भी देखी हो, जिसने मुश्किलें भी देखी हो, जिसने फाका कशी भी देखी हो, ताकि वो गरीबों का बात समझ सके। आपके पास ऐसा कोई है ही नहीं। आपके जितने लोग हैं सबके सब चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए, तो उनको क्या पता फाका कशी क्या होती है। ये देश जोड़ो तोड़ो यात्रा या न्याय अन्याय यात्रा करने से कुछ नहीं मिलता है। पब्लिक है, लेकिन पब्लिक वो सब आरोप लगाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ ऐसे शब्द बोले हैं जैसे जर्सी गाय, और बहुत सारे वो लगाते हैं। देखें, ये तो इनके कहने की बातें हैं, ये तो उनके कहने की बातें हैं। कम से कम इनको ये पता होना चाहिए सबसे पहले, जिन लोगों को अपने लोगों के साथ ही नफरत हो, सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कांग्रेसियों के लिए खासकर, अपने देश के खिलाफ जब आप बोलते हो तो वो देश बर्दाश्त नहीं करता। इनके राहुल गांधी फॉरेन में जाकर, कैम्ब्रिज में जाकर वहाँ बोलते हैं कि हिंदुस्तान में ना जाए, हिंदुस्तान सेफ नहीं है, हिंदुस्तान से जमहूरियत खत्म हो चुकी है। बिजनेसमैन को कहते हैं जाके हिंदुस्तान में इन्वेस्ट ना करें। तो क्या ये देशद्रोह से कम है? जब आप देशद्रोह की बातें करोगे और इंटरनेशनल देश की बदनामी करोगे जब जाके, तो फिर लोग आपको वैसे ही जवाब देंगे। मैंने आपको कहा ना, एट द एंड ऑफ द डे एवरीबडी इज इंडियन फ्रॉम हेयर। दिल से हर हिंदुस्तान हिंदुस्तानी कहते हैं, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, सबका दिल हिंदुस्तानी है। लेकिन जिनको कंफ्यूज हो कि हमारा दिल हिंदुस्तानी है या इटालियन है, उनके लिए तो मुश्किल होगी ही होगी। लेकिन बहुत सारे कारनामे आपने पहली बार कर दिखाए हैं। यूनाइटेड नेशन ने पहली बार इंटरवेन किया कि आपका लोकतंत्र खतरे में है, और कोर्ट आपको कह रही है इलेक्शन करवा दीजिए भाई साहब। देखें, यूनाइटेड नेशन का तो बेचारों का ये है कि उनकी खुद ही कोई नहीं सुनता। उनके कहने पर रशिया और यूक्रेन ने उनकी कोई बात नहीं सुनी, और हमारे प्रधानमंत्री ने कहा तो युद्ध रुक गया। हमारे पाकिस्तान के बच्चे भी सेफ निकल कर आ गए। आज जब यूनाइटेड नेशन को पता है कि हमारे से बड़ा ब्रांड यानी कि नरेंद्र मोदी आज आ गया हुआ है, तो उन बेचारों को कंपटीशन फील होता है, इसीलिए फ्रस्ट्रेशन में आके इस तरह की बात करते हैं। सबसे पहले यूनाइटेड नेशन को अपना रेलेवेंस जो खो चुके हैं, अपने रेलेवेंस को ढूंढिए। और मैं कहना चाहता हूं, मोदी जी से सीखिए किस तरह से देश और किस तरह से दुनिया चलाई जाती है। ऐसे बातें, खोखली बातें करने से कुछ नहीं होता। अगर हमारे पास एक इतनी बड़ी इतना बड़ा सूर्य है नरेंद्र मोदी के रूप में, तो यूनाइटेड नेशन को भी उसका फायदा उठाना चाहिए। जो काम आप नहीं कर दिखाए, जो काम आपने नहीं कर दिखाए, वो नरेंद्र मोदी जी ने कर दिखाया। देखें, ठीक है, अगर कोई गया है कोर्ट के अंदर, किसी ने बात की है, तो जो उच्चतम न्यायालय बोल रहा है हम उसको पूरी तरह से स्वीकार करेंगे। कोर्ट अगर कहती है कि आप इंटरवेन करती है कि आप इलेक्शन करवाइए, मतलब डेमोक्रेसी पर आप बिलीव नहीं करते हैं। कोर्ट के अंदर कोई गया तो कोर्ट ने कहा ना, कोर्ट के अंदर कौन गया?
वो पार्टी गई जिनका खुद जमहूरियत के नाम पर उन्होंने इस देश को क्या परोसा है वो आपको अच्छी तरह से पता है। कोर्ट के अंदर वो वाली पार्टी गई जिन्होंने सन 51-52 के अंदर जम्मू कश्मीर की सबसे पहली जब असेंबली बनी तो 12 लाख जम्मू की पॉपुलेशन थी और 10 लाख कश्मीर की थी, हमसे 1.5 दर्जन सीटें वहां पर ले गए। कोर्ट उनसे नहीं पूछता जिन्होंने प्रजा परिषद के सभी नॉमिनेशन को कैंसिल कर दिया था। तो ये जो पार्टी वहां पर जा रही थी, अगर ये वहां पर जाती है तो उच्चतम न्यायालय ने जो कहा है वो बड़ी अच्छी बात है और मुझे लगता है कि जरूर होने चाहिए। हम तो चाहते हैं कि क्यों ना हो, जरूर होंगे। राहुल गांधी कहते हैं कि दो विचारधाराओं की लड़ाई है, एक जो देश को विभाजित करना चाहता है और दूसरी जो देश को यूनाइट करना चाहता है। राहुल गांधी किस तरफ है? जो देश को यूनाइट करना चाहता है। देखिए, राहुल गांधी कम से कम अपने गिरेबान में झांके, गिरेबान में भी झांके, पार्टी के इतिहास में भी झांके कि इस देश के टुकड़े करने वाला कौन था। सब जानते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना को एमटीबी ट्यूबरक्लोसिस थी जो उस समय में इलाज नहीं था। नेहरू जी और जिन्ना बहुत अच्छे मित्र थे। नेहरू जी ने कहा था जिन्ना ने रिक्वेस्ट किया था नेहरू जी को, मुझे पहला प्रधानमंत्री बनने दो, मेरी जिंदगी और 6 महीने की हैं। दोनों बड़े सगे दोस्त थे, बहुत अच्छे घनिष्ठ मित्र थे विनोद जी। अपने दोस्त की खातिर अगर उसको प्रधानमंत्री बनने दिया होता तो कम से कम देश 2 हिस्सों में ना बंटता। सबसे पहली बात ये आती। उसके बाद ये बात आती है कि जो पीओजे वगैरह आपके यहाँ से चला गया, जब आपके राहुल बाबा जी यहाँ जोड़ो तोड़ो यात्रा में आए थे, जब वो स्नो स्कूटर भी चलाया था, पीओजे के भी चले जाते। फिर उसके बाद जब उन्होंने न्याय अन्याय यात्रा शुरू की तो कम से कम अरुणाचल तो जाते, अरुणाचल भी नहीं गए क्योंकि वो भी इनके पूर्वजों ने, इन लोगों ने चीन को अपने अकॉर्डिंग परोस के दे दिया। उनको लगता है वहां जाने से चीन खफा हो जाएगा। ऐसे लोग जब देश को जोड़ने की बात करते हैं तो पूरा हिंदुस्तान इनके ऊपर सिर्फ हंसता है और फिर ये पीस ऑफ मॉकरी यानी कि मजाक के पात्र बनते हैं। क्योंकि ये आज की जो पब्लिक है, ये पुराना वाला सिस्टम नहीं है कि लोगों को पूरी तरह से पता नहीं। आज तो एक क्लिक ऑफ बटन पे आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन आ जाती है। मैं जो बातें करूंगा आपके दर्शक सुन रहे होंगे, साथ में ही वो गूगल करना शुरू हो जाएंगे कि सत्य बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। मैं अगर जीप स्कैम की बात करूंगा, नहीं है कि जिन्ना की मजार पर जाकर के लालकृष्ण आडवाणी ने कहा था कि सबसे सेक्युलर नेता जिन्ना थे। मुझे बताएं क्या वो पार्टी की विचारधारा थी? किसी इंडिविजुअल में मैं कल अगर कहीं जाकर कुछ बोलूंगा तो मेरी पार्टी की विचारधारा तो वैसी नहीं हो सकती। किसी ने कुछ कहा, ठीक है, अब उसमें हम क्या कह सकते हैं, लेकिन बात ये पार्टी की विचारधारा ये नहीं है। सेकुलर नेता वो नहीं होता जो 23% उस समय की पॉपुलेशन के लोगों को अपने यहाँ पर बिठा दे और कहे मैं इनसे गंदगी साफ करवाऊंगा। पाकिस्तान तो उससे ज्यादा गंदा आज हो चुका है। वो 23% लोगों को यहाँ पर बिठा कर रखा किस लिए? कि मैं यहाँ पर इनसे अपनी गंदगी साफ कराऊंगा। और वो सेकुलर नेता के चलते 23% के 2.3% पीछे रह चुके हैं। तो कम से कम जिन्ना साहब की सेकुलरिज्म के ऊपर मेरे आइडिया बिल्कुल क्लियर है। किसी ने इंडिविजुअल कैसी अगर बात कही है, उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, पार्टी की राय नहीं है। अभिजीत जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। तो दोस्तों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।